गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद राजीव सर, इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सर्च करके इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुआ। तो विभिन्न विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारा से हुआ है, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति 2 तारे से हुआ है। इसलिए पृथ्वी की उत्पत्ति को जानने के लिए विद्वानों ने 3 सिद्धांत दिए। पहला एक तारक सिद्धांत, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए किसी एक तारा को जिम्मेदार ठहराया गया है, अर्थात एक तारे के से ही अर्थात सूर्य से ही सारे हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मोनोस्टार थ्योरी। उसके बाद दूसरा आता है द्वितारक सिद्धांत, जिसको कहते हैं ड्यूल स्टार थ्योरी। ठीक है, जिसमें ये बताया गया है कि पूरे सौरमंडल का निर्माण और साथ साथ पृथ्वी का भी निर्माण जो है वो 2 तारों से मिलकर हुआ है। लेकिन आधुनिक सिद्धांत के तहत जो है, आधुनिक सिद्धांत कुछ अलग सिद्धांत है जो हमें बताता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तभी पृथ्वी की उत्पत्ति हो चुकी थी। तो चलिए एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं कि एक तारक सिद्धांत क्या है, द्वितारक सिद्धांत क्या है। देखिए, एक तारक सिद्धांत सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के सबसे पहले जो अपना विचार दिया था वो दिया था बफन ने। इनका कहना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक सूर्य से हुई। सूर्य का एक तारा है। तो हमारे जो बफन हैं उन विद्वान जो हैं उन्होंने पहले क्या रखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई। उसके बाद एक और विद्वान आए जिसका नाम था इमैनुअल कांट। इनका भी कहना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति या पूरे सोलर सिस्टम का जो उत्पत्ति हुआ एक सूर्य से हुआ है। लेकिन बाद में लाप्लास नामक एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने भी यह बात माना कि पृथ्वी और साथ ही साथ अन्य ग्रहों की उत्पत्ति जो है एक सूर्य से ही हुआ है। लेकिन लाप्लास ने इस सिद्धांत को और अच्छे तरीके से दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया और इसकी परिकल्पना जिन्होंने सिद्धांत दिया है उसका नाम है नेबुलर हाइपोथेसिस, अर्थात निहारिका परिकल्पना। कौन सा? निहारिका परिकल्पना। इन्होंने इस परिकल्पना के बारे में वर्णन जो है अपने उन्होंने एक पुस्तक को पब्लिश किया। उस पुस्तक में लिखा, उस पुस्तक का नाम था ब्रह्मांड व्यवस्था का प्रतिपादन। क्या नाम था? ब्रह्मांड व्यवस्था का प्रतिपादन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम। इस पुस्तक में लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना के बारे में बताया है कि किस प्रकार सूर्य से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो इस निहारिका परिकल्पना में क्या होता है वो बताते हैं इस बुक के माध्यम से कि अंतरिक्ष में एक बहुत ही बड़ा पिंड जो है गर्म अवस्था में मूव कर रहा था। क्या कर रहा था? गर्म अवस्था में मूव कर रहा था और उसके अंदर इतनी गर्मी थी कि मूव करते 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 जो उसका सेंटर भाग था उसके अंदर ताप जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाता है और आउटर भाग जो है वो थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगता है। ठंडे होने के वजह से उसके ऊपर के हिस्से जो टूट करके अलग हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी रफ्तार धीरे धीरे और बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसके सरफेस जो ऊपरी सतह जो है वो टूट करके अलग होने के वजह से ही बाद में धीरे धीरे वो छोटे छोटे ग्रह का रूप ले लिया। इस तरह से उसी तारे से एकमात्र तारे से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। ये इस परिकल्पना में कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? लाप्लास के द्वारा कहा गया। कब ये बुक पब्लिश किए थे? 1796। ठीक है, तो आपका एक सवाल बनता है कि निहारिका परिकल्पना किसने दिया? लाप्लास ने दिया। कब दिया? 1796 में दिया। लाप्लास ने किस पुस्तक को लिखा? तो ब्रह्मांड व्यवस्था का प्रतिपादन। ठीक है, इसी पुस्तक में इन्होंने निहारिका परिकल्पना के बारे में पूरी दुनिया को अवगत कराया। ये तो हो गया एक तारक सिद्धांत अर्थात मोनोस्टार थ्योरी। अब चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर जो कहता है ड्यूल स्टार थ्योरी, द्वितारक सिद्धांत, अर्थात जिसके तहत 2 सूर्य या 2 तारे मिल करके क्या किया? सौरमंडल का निर्माण किया।
कैसे किया, इसमें हम लोग आगे जानने का प्रयास करते हैं। तो द्वितारक सिद्धांत को ड्यूल स्टार सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है, वैज्ञानिक जिसका नाम है चैम्बरलिन एवं मोल्टन, ये अमेरिका के हैं। इन्होंने 1904 में एक थ्योरी का प्रतिपादन किया जिसका नाम है ग्रहाणु सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? ग्रहाणु सिद्धांत। सवाल आएगा कि ग्रहाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो चैम्बरलिन एवं मोल्टन ने। कब किया? 1904 में किया। इस थ्योरी के तहत, इस सिद्धांत के तहत उनका मानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारे से हुई। कैसे हुआ? उनका मानना है कि सूर्य जहां पर है और पूरे आकाशगंगा का चक्कर लगा रही है, सूर्य भी चक्कर लगा रही है, किसका? आकाश गंगा का। तो आकाश गंगा में ही एक दूसरा सूर्य जो है वो उसके समीप से गुजर रहा था। किसके समीप से? सूर्य के समीप से। तो सूर्य के नजदीक से जब ये गुजरा तो इस दोनों की ग्रेविटी के वजह से सन के ऊपरी सरफेस, बाहरी सरफेस जो है, सतह से कुछ अवशेष जो है वो इसकी ग्रेविटी के कारण वापस आना शुरू हो गया, जिसके वजह से ये जब स्टार धीरे धीरे दूर जाने लगा, सूर्य से दूर जाने लगे, तो इसके कुछ अंश वो अंतरिक्ष में ही घूमने लगे और सूर्य का चक्कर लगाते रहे। इस तरह से हमारे सौरमंडल का निर्माण हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है सौरमंडल का निर्माण आखिरकार किससे हुआ? एक सूर्य से हुआ? नहीं, बल्कि दो सूर्य से हुआ। यह सिद्धांत किसने दिया? चैम्बरलिन एवं मोल्टन ने। कौन सा सिद्धांत दिया? ग्रहाणु सिद्धांत दिया। लेकिन और भी कई सारे विद्वान थे जिन्होंने डबल स्टार थ्योरी का समर्थन किया और उन्होंने भी अपना अलग अलग मत दिया। तो एक और है विद्वान जिनका नाम है जेम्स जीन्स एवं जेफरे। इन्होंने भी डबल स्टार थ्योरी का समर्थन किया और अपना मत जो वो प्रस्तुत किया। इन्होंने जो थ्योरी दिया उसका नाम है ज्वारीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? ज्वारीय सिद्धांत, जिसको टिड्डल हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टिड्डल हाइपोथेसिस। इन्होंने जेम्स जीन्स ने जो है 1919 में जेम्स जो है वो 1919 में अपना थ्योरी देते हैं कि इस सौरमंडल का या पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुआ है वो डबल स्टार से हुआ है। और उसी का समर्थन करते हुए जेफरे ने 1928 में भी अपना यही मत प्रस्तुत करते हैं कि हाँ, वाकई में पृथ्वी और साथ ही साथ इसके जो बाकी ग्रह हैं या सोलर सिस्टम जो है इसकी उत्पत्ति सूर्य से होगी, दो सूर्य से हुआ है। किससे हुआ है? दो तारों से के कारण से हुआ है। तो उनका कहना है कि जब इधर से सूर्य, मतलब ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। तो सूर्य जो है ये हमारा सूर्य है और ये अन्य तारे हैं जो अंतरिक्ष में यानी कि आकाशगंगा में घूम रहे थे। तो इसके संपर्क में आने से, इसके नजदीक आने से इनमें क्या है? ज्वारीय उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? ज्वार मतलब कह सकते तरफ से ग्रेविटी, दोनों का फोर्स। और इस फोर्स के कारण क्या हुआ? सूर्य के सरफेस पे जो भी तत्व थे वो किसकी ओर खींचने लगे? वो खींचने लगे सीधा दूसरे तारे को। लेकिन जब ये तारा धीरे धीरे सूर्य से दूर होता चला गया, जब इसका ग्रेविटी इससे भी कम हो गया, तो ये सभी चीज जो है अपने अपने प्लांट का रूप में, एक प्लैनेट का रूप ले लिया। कैसे? तो ये जब इससे टूट करके अलग हुए तो अपने ही क्षेत्र में ये घूमने लगे और सूर्य के बाद में क्या करने लगे? परिक्रमा करने लगे। परिक्रमा करते करते जो इसके बहुत सारे छोटे छोटे उल्का पिंड थे या फिर धूलकण थे, जो छोटे छोटे और टुकड़े थे, वो सब मिल करके एक प्लैनेट का रूप ले लिया, जिसे हम लोग सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ज्वारीय सिद्धांत में भी जो जेम्स जीन्स एवं जेफरे हैं वो भी मान गए कि दोनों सोलर सिस्टम का जो निर्माण हुआ है वो दो तारों से मिलकर हुआ है। क्लियर? तो ये हो गया द्वितारीय सिद्धांत, यानी कि द्वितारक मतलब डबल स्टार से जो है हमारा सौरमंडल का निर्माण हुआ है। अब क्या होता है कि एक और आधुनिक थ्योरी आती है, जैसा कि मैंने बताया आधुनिक सिद्धांत, जिसे दुनिया इसी को मानती है, ठीक है, जिसका नाम है कौन सा सिद्धांत? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी
महाविस्फोटक सिद्धांत। ठीक है, बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब विस्फोट और थ्योरी मतलब सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि यह थ्योरी, यह जो विस्फोट हुआ, यह जो बैंग हुआ, वो आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। कितना? 13.7 अरब वर्ष पहले। ये क्या था तो समझने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिक का कहना है, अच्छा ये बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? एडविन हब्बल ने दिया, और इसी को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। एडविन हब्बल ने यह थ्योरी कब देते हैं? 1920 यानी 1920 को देते हैं। इस थ्योरी के अनुसार यह कहा गया कि ब्रह्मांड में एक बहुत ही बड़ा गोला था, बहुत ही बड़ा गोला था, जिसके अंदर, जिसका आयतन, जिसका घनत्व, जिसका तापमान बहुत ही अधिक था, जिसके वजह से बहुत सारे घनत्व होने के वजह से, उसके अंदर उष्मा होने की वजह से, टेम्परेचर होने की वजह से उसमें एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ, बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ। और ये ऐसा भयानक विस्फोट हुआ, ऐसा भयानक विस्फोट हुआ, आप देख सकते हैं इस इमेज में कि यहाँ जो विस्फोट हुआ भयानक, इतनी जोर से विस्फोट हुआ कि कई सारे आकाश गंगाओं का निर्माण हो गया। ठीक है, हालांकि हम लोग एक ही आकाश गंगा में रहते हैं जिसका नाम है मिल्की वे। ठीक है, तो इस महाविस्फोट से क्या हुआ? पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। और इस विस्फोट से एक नहीं बल्कि अनेक गैलेक्सी का निर्माण हो गया। आप देख सकते हैं ये सब टूट करके काफी दूर चले गए धीरे धीरे, और ये जितने भी छोटे छोटे अंश दिख रहे हैं, ये सब के सब क्या है? गैलेक्सी। तो ये छोटे छोटे अंश टूट करके दूर चले गए, और काफी वर्षों तक ये एक दूसरे से टकराते रहे, टूट करके अलग होते रहे और आपस में चक्कर खाते रहे। तो इस महाविस्फोट से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इस महाविस्फोट से किसका निर्माण हुआ? ब्रह्मांड से। तो मान लेते हैं अनगिनत करोड़ों ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, किसके वजह से? इस बिग बैंग के वजह से। अब ये ब्रह्मांड का निर्माण तो हो गया, लेकिन अब बात आता है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो जाहिर सी बात है, विस्फोट से जब एक ब्रह्मांड का यहाँ निर्माण हो गया, तो इस विस्फोट में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कण हैं जो आकाश गंगा में प्रवेश कर गए, और ये भी कहीं ना कहीं जाके दूसरे से टकराए। तो वही टकराते टकराते और उसके अंदर अपनी ग्रेविटी होने की वजह से वो चक्कर खाते कर छोटे छोटे टुकड़े एक दूसरे को जोड़ते हुए धीरे धीरे एक प्लैनेट का रूप ले लिया। ठीक है, और इस तरह से हो जाता है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, और पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। तो पूरे ब्रह्मांड का उत्पत्ति जो किससे हुआ? बिग बैंग से हुआ। किससे हुआ? बिग बैंग से हुआ। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखते हैं कि तारों का निर्माण कैसे होता है। किसका निर्माण? तारों का। स्टार में किस प्रकार फॉर्मेशन किया? देखिए, शुरुआत में ब्रह्मांड में जो है छोटे छोटे कण थे, और गैस का बहुत बड़ा जमाव था। कौन से गैस? हीलियम और हाइड्रोजन। ये बहुत ही सघन मात्रा में केंद्रित थे, और ये धीरे 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 क्या हुआ? एक गोल सा सर्कल लेते हुए सारे गैस और जो छोटे छोटे कण थे वो एक जगह केंद्र की ओर जो है वो जमा होना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं इसमें धीरे धीरे सारे गैस एक गोल अवस्था में जाकर के केंद्र की ओर बढ़ना शुरू कर दिए, और एक समय ऐसा आता है कि नेबुला का मतलब हो गया गैसों का संकेंद्रण। ठीक है, विस्फोटक गैसों का संकेंद्रण, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस का संलयन होता है, जिसके वजह से नेबुला का अर्थात एक ऐसा चमकता तारा का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? नेबुला। उसी तारे को क्या कहते हैं? नेबुला। तो नेबुला का निर्माण हो गया, और बाहरी सरफेस में जो छोटे छोटे कण थे, और जो गैस थे, वो बाहरी अवस्था में घूमते घूमते एक दूसरे से टकराते और अपनी ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे को खींचते खींचते एक सौरमंडल का निर्माण कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये नेबुला है। ये क्या है? नेबुला, सूर्य। ठीक है, और बाहरी क्षेत्र में जो भी छोटे छोटे कण घूम रहे थे, वो सूर्य के ग्रेविटी की वजह से घूम रहे थे, और अपनी ग्रेविटी की वजह से आसपास के छोटे छोटे कणों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिए, और धीरे धीरे एक प्लैनेट का रूप ले लिया, और उसी से हो जाता है हमारे सौरमंडल का निर्माण। तो तारों का निर्माण कैसे हुआ समझ में आ गया? अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि ये जो है एक गैलेक्सी है, अर्थात एक आकाश गंगा है। इस आकाश गंगा में करोड़ों तारे हैं। ठीक है,
इस आकाशगंगा में करोड़ों तारे हैं और इसी करोड़ों तारों में से हमारा एक तारा है, कौन सा? सूर्य। तो सोचिए करोड़ों तारों में हम कहाँ रह रहे होंगे? यहाँ भी तारा, यहाँ भी तारा, यहाँ भी तारा। आप देख सकते हैं जितने भी छोटे छोटे लाइट दिख रहे हैं सब क्या है? ये एक प्रकार से सब ये तारे हैं और सभी तारे का अपना अपना क्या है? सिस्टम है। उसके भी कुछ ग्रह होंगे, उसके भी कुछ उपग्रह होंगे। तो इस मिल्की वे में हम रहते हैं और उसमें से एक तारा कौन सा? हमारा सूर्य है और हम उसमें एक प्लैनेट है जिसका नाम है पृथ्वी, उसी पर हम लोग रहते हैं। तो देखा जाए तो बिल्कुल हम लोग सूक्ष्म हैं, छोटे कीड़े मकोड़े की भांति हम लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं। ऐसा माना गया है कि इस एक आकाशगंगा का जो दूरी है, मतलब इसका डायमीटर, व्यास, वो है 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष। अब ये दूरी को आप समझ रहे हैं सर, प्रकाश वर्ष क्या है? तो चलिए समझते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या है। देखिए प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर कहा जाता है और यह एक दूरी का मापक है। किसका मापक? दूरी का, डिस्टेंस बताता है। देखिए प्रकाश की गति जो कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, अर्थात जो लाइट है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर क्या करता है? गति तय कर लेता है। अब समझिए कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह क्या कहलाएगा? एक प्रकाश वर्ष कहलाएगा। अब आप दिमाग लगाइए कि 1 सेकंड में 3 लाख, सोचिए 1 सेकंड में 3 लाख, तो 60 सेकंड में 180 लाख, 1 मिनट में 180 लाख चला गया तो सोच सकते हैं एक साल में कितना दूर तक जा सकता है। तो एक साल में ये जा सकता है 9.461 इंटू 1012 किलोमीटर। यानी इसको इससे आप गुना कर दीजिए, जितना दूरी आएगा उतना दूरी हो जाएगा लाइट का, एक साल में दूरी तय करेगा। इसलिए इसका नाम पड़ गया 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष। तो इतना हजारों करोड़ अरबों पता नहीं कितने करोड़ों वर्ष जो है इसका एक प्रकाश वर्ष होगा। जबकि मिल्की वे का दूरी कितना है? 80,000 से लेकर 1.5 लाख प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में खरबों किलोमीटर, तो 80,000 किलोमीटर में कई खरब होगा भैया, सोच सकते हैं। तो इतना बड़ा क्या है हमारा? एक गैलेक्सी है। तो सोच सकते हैं जो गैलेक्सियों का समूह है, सुपर क्लस्टर या ब्रह्मांड कह लो, उसमें कितना दूर तक फैला हुआ है। तो इस तरह से इसी गैलेक्सी में करोड़ों तारे हैं और उसी करोड़ों तारों में हमारा एक तारा है, ठीक है, और हमारा सोलर का सिस्टम है, हमारा सौर परिवार है। क्लियर? हमारे गैलेक्सी का अर्थात आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। कोई दिक्कत? इसको कहते हैं हिंदी में मंदाकिनी। क्या कहते हैं इसको? मंदाकिनी। और ऐसा बताया गया है कि विद्वानों द्वारा बताया गया है कि सूर्य का निर्माण जो है वो 5.6 अरब वर्ष पहले हुआ। कितना? 5.6 अरब वर्ष पहले। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है हमारे सोलर सिस्टम में। तो सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। और कितने उपग्रह हैं? 63 उपग्रह। हालांकि ये हर एक साल जो इसमें खोज होता रहता है वैज्ञानिकों के द्वारा और इसके उपग्रह में जो है इसकी वृद्धि होते रहती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, लेकिन 63 जो है वो अप्रूव्ड है, जिसको वैज्ञानिकों ने क्या किया है? मान्यता दिया हो। लेकिन हर एक साल इसके खोज में इसकी संख्याओं में वृद्धि होते रहती है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि लगभग अब टोटल जो है सैटेलाइट का जो खोज किया गया है उपग्रह का, वो लगभग 185 हो गया, लेकिन सभी को मान्यता अभी तक नहीं मिला। देखिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? 14,95,98,000 किलोमीटर, परंतु जिसको हम अप्रोक्स लगभग मान सकते हैं 14.96 करोड़ किलोमीटर, अप्रोक्स 15 करोड़ किलोमीटर। कोई दिक्कत? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, लेकिन अप्रोक्स कितना जाएगा? 14,95,98,000 किलोमीटर। और इसीलिए पृथ्वी से सूर्य जो है कि किरणें आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट और 22 सेकेंड लगता है आने में। समझ लीजिए पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है? 8 मिनट और 22 सेकेंड ही दूर है। मतलब इसको इतना आसान मत समझिए। अब एक प्रकाश वर्ष मैंने आपको बताया था ना कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। तो सोच लीजिए 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है तो 8 मिनट और 22 सेकंड में कितना लाख किलोमीटर जाएगा? तो उस हिसाब से हमारा सूर्य और पृथ्वी का दूरी भी तय हो जाता है। क्लियर? अब बात आती है जैसे हमारा सोलर सिस्टम,
ठीक है, ये क्या है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का जनक जो है कौन है? सूर्य है। तो कहीं लिखा हुआ आएगा सूर्य और कहीं लिखा आएगा निहारिका, नेबुला। ठीक है, सब आंसर सही होगा। अब बात आती है कि शुरुआत के चार कौन से हैं ग्रह? जैसे देखिए आपको बताते हैं नेक्स्ट इमेज में। देखिए ये जो हमारा सौर परिवार है, इसमें बताया गया है कि शुरुआत के जो चार ग्रह हैं, शुरुआत के जो चार ग्रह हैं कौन कौन से? मरकरी, वेनस और मार्स, अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चारों ग्रह, ये कहा जाता है कि ये चारों ग्रह को आंतरिक ग्रह या भीतरी ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह? भीतरी ग्रह कहते हैं। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये कैसा है? इसे कहते हैं आउटर प्लैनेट, अर्थात बाह्य ग्रह। कैसा ग्रह? बाह्य ग्रह। तो ये चार ग्रहों को हम क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह, इसको इंग्लिश में कहते हैं आउटर प्लैनेट। क्या कहते हैं इसको? आउटर प्लैनेट। और इसको क्या कहेंगे? इनर प्लैनेट, ठीक है, अर्थात भीतरी ग्रह। अब समझिए, ये भीतरी ग्रह है, लेकिन ये कैसा है? कैसा ग्रह? ये कठोर, अर्थात सॉलिड ठोस है। कैसा है? ठोस है। जबकि बाकी बाह्य ग्रह कैसे हैं? किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में? गैसीय अवस्था। ठीक है, ये कठोर होने की वजह से इन चारों ग्रहों के समूह को कहा जाता है पार्थिव। कौन सा ग्रह? पार्थिव ग्रह, क्योंकि ये क्या है? सॉलिड है, कठोर है। और ये गैसीय अवस्था में होने की वजह से इस ग्रह का नाम दिया गया जोवियन ग्रह। कौन सा ग्रह? जोवियन ग्रह। तो जोवियन ग्रह किसे कहते हैं? बाह्य ग्रहों को। तो बाह्य ग्रह कौन है? जो गैसों से निर्मित है, या फिर अंतिम चार है। आंतरिक ग्रह कौन है? भीतरी ग्रह कौन है? जो शुरुआत के सन से जो शुरू होता है और लगातार चार तक आता है, अर्थात जहां हमारे एस्ट्रॉइड का जो बेल्ट है, ये देख रहे हैं छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह, जहां पे ये घूमते हैं वहां से अंदर ये सवाल आएगा कि भीतरी ग्रह कौन से होते हैं? तो सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच के जो भी प्लैनेट है, जो भी ग्रह है, वो कहलाता है भीतरी ग्रह, इनर प्लैनेट या फिर पार्थिव ग्रह। और क्षुद्र ग्रह के बाहर के जो भी ग्रह हैं उसे कहते हैं हम लोग बाह्य ग्रह या फिर जोवियन ग्रह। आया समझ में? तो इस तरह से सोलर सिस्टम के बारे में भी आपको बता दिया। टोटल ग्रहों की संख्या कितनी? 8। टोटल ग्रहों की संख्या कितनी? 8। कौन कौन सा? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। हिंदी में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। शुरुआती चार कौन से? भीतरी ग्रह। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में, इसलिए क्या कहते हैं उसको? पार्थिव ग्रह कहते हैं। अंतिम के चार कौन से ग्रह? उसको क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं, अर्थात आउटर प्लैनेट। किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में, इसलिए उसको क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह। क्या कहते हैं उसको? जोवियन ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं। बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए, इनका एक बेल्ट है, ये इसी एरिया में अपना मूवमेंट करते रहते हैं। कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का जो वीडियो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास इसको फॉरवर्ड करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ें और सारी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में बैठाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में।